हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 5 पार्ट 5 में जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इटली के एकीकरण को पढ़ते हैं। इटली में जब एकीकरण हुआ तो इटली विभिन्न राज्यों, अनेक राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों को एक करने का दायित्व, चूँकि उसमें रूढ़वादी शक्तियाँ शासन कर रही थी, निरंकुश तानाशाही शासन थी, तो उस बीच राष्ट्रवादियों को एक करने का जो संकल्प लिया गया बहुत कठिन था। इस टाइम पीरियड में मेसनी ने गुप्त संगठन बनाकर राष्ट्रवादियों को एक किया, रूढ़वादियों के खिलाफ उनको लाने का प्रयास किया और उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन बनाए, जिसके माध्यम से इटली के एकीकरण करने का सर्वप्रथम उसने प्रयास किया। इसीलिए मेसनी को इटली का पैगंबर भी कहा जाता है। इसके साथ ही मेसनी का सहयोग किया गैरीबाल्डी और काबूल ने। गैरीबाल्डी एक शक्तिशाली सैनिक संगठन करता था। उसने अपने पास करीब 10,000 लोगों का एक स्वयं सेवकों का सशस्त्र सेना बल तैयार कर रखा था। काबूल एक कुशल राजनीतिज्ञ था, कुशल कूटनीतिज्ञ था। इसने अपनी कुशलता से तमाम राज्यों को एक करने का प्रयास किया और अंत में इन्होंने अपना शासक विक्टर एमेनुएल सेकंड को बनाया। ये संयुक्त इनके प्रयास से इटली का एकीकरण होता है। 1859 में ऑस्ट्रिया पर इन संयुक्त अर्थात वहाँ की सेना, काबूल, गैरीबाल्डी और उसके स्वयंसेवक, इन सब के संयुक्त प्रयास से ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया और इटली विजित हुआ और इटली का एकीकरण संपन्न हुआ 20 सितंबर 1870 को और तीनों लोगों ने मिलकर इमैनुएल सेकंड को अपना शासक नियुक्त किया। इस प्रकार हम लोग इटली के एकीकरण को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ऑटो वान बिस्मार्क की थी। इसीलिए ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का जनक कहा जाता है और ऑटो वान बिस्मार्क ने विलियम प्रथम को जर्मनी के एकीकरण के बाद शासक बनाया। पर इसके पहले इन घटनाओं पर भी हम लोग चर्चा कर लें। 1848 आते आते जो राष्ट्रवादी थे उनका जनतंत्र और क्रांति से धीरे धीरे वो विमुख होने लगे। इसी का लाभ उठाकर जो रूढ़वादी थे वो अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किए। पर इसके पहले चूँकि जनतंत्रवादियों ने, राष्ट्रवादियों ने जर्मन महासंघ का निर्माण किया था, संसद का निर्वाचन किया था और राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करने के चरण में उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन करने के प्रयास से इन सब का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें वो एक शासक नियुक्त करना चाह रहे थे। पर इसी में जो रूढ़वादी थे अर्थात निरंकुश शासक, सेना और भूस्वामियों द्वारा मिलकर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया, अर्थात इस संसद को समाप्त करके उनको दमन कर दिया गया और इनके द्वारा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस आदि राज्यों पर 7 वर्षीय युद्ध में प्रशा को विजय मिली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा और जो कुलीनबर्ग भूस्वामी थे इनके संयुक्त प्रयास से 18 जनवरी 1871 को विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और जर्मनी और इटली इन दोनों का
एकीकरण संपन्न हुआ और ये राष्ट्र राज्य बन गए और आम जनता के अनुसार शासन प्रशासन करने का ये प्रयास करने लगे। आइए हम जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद अब हम लोग ब्रिटिश में राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ब्रिटेन कई विभिन्न द्वीपों से निर्मित है, जिसमें ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सभी छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर ब्रिटेन का निर्माण होता है। 1688 में ब्रिटिश में जो क्रांति होती है उसको गौरवपूर्ण क्रांति के भी नाम से जानते हैं। इस समय 1688 में ब्रिटेन में राजा की शक्तियों को संसद के अधीन कर दिया गया और वहाँ पर संसद की शक्ति को प्रभावशाली बना दिया गया, अर्थात राजा की शक्ति नियंत्रित हो गई, राजा संसद के अधीन हो गया और लोगों को सारे पावर दे दिए गए। इसलिए यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण की। और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होता है, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का गठन होता है। इनको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का निर्माण होता है। इसके बाद आयरलैंड भी इसमें जुड़ जाता है, जो इंग्लैंड और आयरलैंड को मिलाकर ब्रिटिश राज की स्थापना होती है। इस प्रकार इन 3 चरणों में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने इटली का एकीकरण, हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण, हम लोगों ने ब्रिटेन में कैसे राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, इसको हम लोगों ने भली भांति पढ़ लिया है। हम लोग देखते हैं कि इन राष्ट्रवादियों ने किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद को पैदा किया। उन प्रतीक चिन्हों का अपने आप में बड़ा महत्व है। राष्ट्र की एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, उनके अंदर यूनिटी को बनाए रखने के लिए इन प्रतीक चिन्हों का बहुत ही महत्व है। नारी का चित्र, बार बार वहाँ पर नारी, इन यूरोप में नारी के चित्र को स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के रूप में दिखाया गया है। जहाँ भी कहीं नारी का प्रयोग करते हैं तो नारी का मतलब कि स्वतंत्रता, उसको स्वतंत्रता की देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ है स्वतंत्रता की प्राप्ति, अर्थात वहाँ पर स्वतंत्र लोग हो गए हैं। तलवार, ये मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। इसके बाद बलूत की पत्तियों का मुकुट, इसका मतलब ये प्रतीक है बहादुरी का। जर्मन साम्राज्य का प्रतीक बाज, बाज को जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक बाज माना गया है। उगते हुए सूरज की किरणें, अर्थात नए युग का सूत्रपात। इस प्रकार से इन राष्ट्रवादियों ने इन तमाम चिन्हों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का काम किया है। साथ ही 2 महत्वपूर्ण महिलाओं के चित्र को जर्मेनिया और मारियान, जर्मेनिया जर्मनी में और मारियान फ्रांस में, इन 2 महिलाओं को, जैसे भारत में भारत माता को पूजा जाता है, उसमें महत्व दिया जाता है राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसी प्रकार जर्मनी में जर्मेनिया को और फ्रांस में मारियान को महत्व प्राप्त है। तो इतने बिंदुओं के माध्यम से हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को परिभाषित कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करते रहें। थैंक यू।